वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस एंड फ्रेंड्स, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एक सामान्य भूगोल का पहले जानकारी ले रहे हैं। और इसमें हम पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई, उससे संबंधित सिद्धांत जो महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उससे हमने अच्छे तरीके से चर्चा कर ली। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी फीडबैक मुझे जरूरी है, बिल्कुल आप फीडबैक दीजिएगा अपना, कैसा लगा आपको वीडियो। अब आइए बात करते हैं, थोड़ा सा हम आकाशगंगा के बारे में बात करेंगे आज और तारों के बारे में चर्चा करेंगे। तारों की विभिन्न अवस्थाएं जो रहती हैं, चाहे वो आपका लाल हो या फिर श्वेत हो या फिर नीला हो या फिर जो आपको ब्लैक होल हो जाता है, ब्लैक होल की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आकाशगंगा जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ऊपर लास्ट वाले वीडियो में हमने यहीं पे खत्म किया था कि ब्रह्मांड में अनुमानतः जो है 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाओं में असंख्य तारे हैं। तो आइए बात करते हैं आकाशगंगा पर, पहले चर्चा करते हैं। देखिए आकाशगंगा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं किसे कहते हैं। आकाशगंगा देखिए वो है कि एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले करोड़ों अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। मान लीजिए कोई एक सेंटर, देखिए एक सेंटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो सेंटर है इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो है ये जो चक्कर लगा रहे हैं सब, ठीक है, करोड़ों अरबों ये तारे सब है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, तारे जो चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। तो अब जो ये केंद्र है इसी सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा है, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, और अनुमानतः एक गैलेक्सी में जो 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ब्रह्मांड में मैंने बताया आपको 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में जो है 100 अरब तारे होते हैं। मतलब आपसे सोचते हैं कितने बड़े बड़े जो है आपके आकाशगंगा होते हैं। और सोचिए जब ऐसे इतने बड़े बड़े आकाशगंगाओं को कंटेन करता है ब्रह्मांड, तो सोचिए कि बड़ा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। मतलब मनुष्य के लिए आप सोचें कि मनुष्य क्या है, मतलब अगर देखें तो चींटी के समान भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जो है ना चींटी के समान भी नहीं, इतना अगर देखें तो इतने बड़े अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो काफ़ी चीज़ें बड़ी होती हैं। और दूसरी बात होती है जिस केंद्र के चारों तरफ जो ये मतलब तारे इत्यादि चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये हम इसे कहते हैं बल्ज। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसे हम बल्ज कहते हैं। तो ये भी एक मतलब ऐसा नाम है, ध्यान रख लेंगे और कोई बात नहीं इसमें। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं कि एक केंद्र के चारों तरफ जब लाखों करोड़ों अरबों मतलब तारे जो होते हैं क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, समूह में चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। ये स्थिति जो होती है गैलेक्सी की स्थिति होती है। और इसमें जो सेंटर होता है बीच में उसे हम बल्ज कहते हैं। और एक गैलेक्सी में जो लगभग 100 अरब तारे होते हैं और 100 अरब गैलेक्सी लगभग ब्रह्मांड में क्या मौजूद है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, जिस केंद्र के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं उसे बल्ज कहा जाता है। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र में जो होता है उभार होता है। देखिए ये आकाशगंगा की एक मतलब स्थिति है जो मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। उससे कई प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं, सर्पिलाकार भी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं और अनियमित दिन की आकृति होती है। लेकिन जो सर्पिलाकार आकृति जो ये आपको दिख रही है, इस पर देखिए सर्पिलाकार से बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आकृति जो है ये सर्वाधिक मतलब पाई जाती है, लगभग 80% आकृतियाँ जो आकाशगंगा की हैं इसी प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र में क्या, तो उभार। देखिए ये जो सेंटर है इसमें उभार है, मतलब कि यहाँ पे जो तारे हैं उनका जमाव ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तारे यहाँ पे उपस्थित है, तो तारों का संकेंद्रण यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है बीच में उभार जैसी स्थिति लगती है। तो आकाशगंगा के केंद्र में चारों तारों का जो है सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, जो केंद्र है वहाँ पे संकेंद्रण आप देख पा रहे हैं, संकेंद्रण यहाँ पे है, मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे तारे उपलब्ध हैं। और आकाशगंगाएं जो विभिन्न आकार, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार, अनियमित होती हैं। ब्रह्मांड में 80% आकाशगंगाएं जो है सर्पिलाकार होती हैं। तो बस आकाशगंगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं और केंद्र में मतलब कैसी स्थिति इनकी सर्पिलाकार जो होती है कैसी स्थिति होती है, बीच में ज़्यादा तारे होते हैं, साइड से जो कम होते हैं। और इसी साइड में आप देखेंगे तो हमारा सूर्य मतलब हमारा जो सौरमंडल है ये भी एक मतलब जगह पे स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपने मंदाकिनी की बात करूँ, जो कि हमारे जैसे आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा उसे हम मंदाकिनी कहते हैं ना, मिल्की वे कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसी मिल्की में हमारा भी सूर्य एक जगह मतलब एक भाग जो है इसका, जो आकाशगंगा की एक भाग, एक जो इसका हाथ है समझ लीजिए इसको, इस एक भाग में ये हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें कि हमारी पृथ्वी स्थित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बस एक फैक्चुअल जानकारी के तौर पर आप इसे ले लें और कोई समझने वाली इसमें बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि मंदाकिनी या फिर एरावत मतलब मिल्की वे, मतलब कि हम बात करने जा रहे हैं अपने आकाशगंगा की। ठीक है, तो हमारा जो आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, ठीक है, जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम मंदाकिनी या फिर एरावत पथ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं मिल्की वे। तो आप ध्यान रखेंगे हमारी जो आकाशगंगा है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं या फिर एरावत पथ कहते हैं। आइए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ अब हमारी जो आकाशगंगा वो कैसी दिखाई देती है। ठीक है, देखिए ये रहा, आप देख पा रहे हैं, देखिए मतलब इसकी स्थिति देखिए मिल्की वे स्थिति क्यों ऐसा लगा जैसे दूधिया बिल्कुल दिख रहा है ना, दूध की तरह बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो मिल्की वे इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इसकी स्थिति यहाँ पे होती है, ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से हमारी जो आकाशगंगा वो हमें दिखाई देती है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को, ये विभिन्न प्रकार के चित्र हैं जो हमारी आकाशगंगा की मतलब मंदाकिनी के चित्र हैं ये सब। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसे।
देखिए ढेर सारे मतलब इस तरह से दूर जो है सर्पिल आकार इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये नासा ने ये फोटो जो है खींचा है, मतलब ऑफिशियल नासा ने ये फोटो जारी किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे, ऊपर से अगर देखेंगे तो इस तरह से हमें जो है मिल्की वे की तरह यहाँ पे दिखाई देती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बस वही है, चित्र के माध्यम में समझाने का वो प्रयास है, क्योंकि चित्र जो है आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है चीज़ों के बारे में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हमारी आकाशगंगा जो है दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो चित्र को, ठीक है। आइए फिर वापस चलते हैं अपने स्टडी पे। तो हमने एक चित्र भी देख लिया आकाशगंगा के बारे में, कैसी हमारी आकाशगंगा दिखाई देती है। कुछ फैक्ट के बारे में जाने अगर तो इसके बारे में देखिए, इसकी जो निकटतम आकाशगंगा है उसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं। जो सबसे नज़दीक हमारी जो मंदाकिनी है, इसके नज़दीक जो सबसे आकाशगंगा है उसे कहते हैं एंड्रोमेडा, जो कि 202 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब मीटर की स्पीड इसकी रहती है। तो ये ठीक है, एक फैक्चुअल जानकारी, आप तो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे इसको, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, तो आप सभी इस बारे में जानते होंगे। तो इसकी निकटतम जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है, जो कि 202 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है, ऐसे आप ध्यान रखें इसे। ब्रह्मांड वर्ष की बात करें तो सूर्य अपने ग्रहों के साथ आकाशगंगा का एक चक्कर 25 वर्ष में लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मतलब 25 ईयर्स में सूर्य, मतलब कि एक सौर मंडल जो है अपने आकाश, जो जिस आकाशगंगा में वो स्थित है, उस आकाशगंगा का पूरा चक्र जो है कितने वर्ष में लगाता है, 25 वर्ष में लगाता है। तो उसे हम कहते हैं आकाश। जैसे मान लीजिए अब ये सूर्य यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये सूर्य मान लीजिए यहाँ पे सौर मंडल होगा, तो इसी में सूर्य आपका होगा। तो अब ये जो सूर्य जो इसका जब चक्कर लगाएगा तो मतलब कितने वर्ष में लगाएगा, 25 वर्ष में यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा। ये देखिए भुजाएं मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो 25 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो फिर इसे हम कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे, एक यूनिवर्स ईयर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। कहीं कहीं से आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी लिखा हुआ मिलता है, जो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब दोनों ही कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो सेंटारी है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंटारी जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है, मतलब हमारे सूर्य से सबसे नज़दीकी स्थित कौन सा तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटारी। से आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट मतलब एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। और इसकी जो दूरी है सूर्य से हमारे, उसको कितना है, 4.3 लाइट ईयर्स, ठीक है। मतलब 4.3 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी हमारे सूर्य से है। और फैक्ट की बात करते हैं तो ये साइरस या फिर डार्क स्टार, यह सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देने वाला तारा है। मतलब सूर्य जो हमारा चमकता है, अगर इसके बाद कोई सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है जो हमारे आसपास में दिखाई देता है, तो वो है साइरस, ठीक है, जिसे हम डार्क स्टार भी बोलते हैं। ओरियन नेबुला क्या है, आकाशगंगा के सबसे चमकीली तारों का जो समूह है, ठीक है। आकाश मतलब देखिए आकाशगंगा में क्या है, मैंने आपको बताया कि लगभग 100 अरब तारे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी मतलब मतलब इसका मतलब ये है ना कि मतलब ढेर सारे तारे अपने एक समूह में होंगे, ढेर सारे तारे एक समूह में होंगे। तो एक जो समूह तारों का है जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, उसे हम आकाशगंगा का मतलब ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा में उपस्थित तारों का एक ऐसा समूह जो बहुत ज़्यादा चमकता है, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो तारों का ऐसा समूह हमारी आकाशगंगा में उपस्थित जो ज़्यादा चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकता है, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। बस फैक्चुअल जानकारी, आप इसे ध्यान रखेंगे ऐसे। एक प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें तो एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आप सोचेंगे कि 1 सेकंड में इतना चल रहा है तो फिर एक वर्ष में कितना चलेगा, ठीक है। और दूरी मापने का एक और तरीका है पार्सेक, एक पार्सेक जो कि 3.26 लाइट ईयर्स, मतलब प्रकाश जो है 3 साल और मतलब 3.26 ईयर, मतलब इतने समय तक, इतने साल तक जो है चलेगा, जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी जो है एक पार्सेक के बराबर होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है उससे भी बड़ी एक दूरी जो है, दूरी मापने का जो तरीका है वो पार्सेक है, ठीक है। तो एक पार्सेक आप इसे ध्यान रखेंगे, भी एक मतलब फैक्चुअल जानकारी के तौर पे, सब फिजिक्स के टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें भूगोल में पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए मैं इसको वहाँ पे बताते रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे, कुछ जरूरी तथ्य आपके सामने है, तो हमने चर्चा कर ली। चलिए आइए अब मूव करते हैं आगे, तारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तारा क्या है, तारा का अध्ययन जो सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन की सहायता से की थी। तो तारों का अध्ययन ध्यान रखेंगे आप, गैलीलियो ने किया था। और वहाँ पे जो टॉलमी जो है ब्रह्मांड का मतलब बारे में वो चर्चा करने के बाद चर्चा कर रहे थे, इसे आप ध्यान रखेंगे, दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। ये किसी बात करते हैं, तारों की बात करते हैं, वहाँ पे जो है पृथ्वी की स्थिति कैसी है, जियोसेंट्रिक है या फिर हेलियोसेंट्रिक है, इस तरह से बात करते हैं। वहाँ पे वो अलग चीज़ है, यहाँ पे ये अलग चीज़ है। तो तारों का जो अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन की सहायता से किया। और तारे में अपनी उष्मा एवं प्रकाश होता है, और इनकी उष्मा का इनकी जो उष्मा का स्रोत है वो नाभिक संलयन की क्रिया है। देखिए यहाँ पे स्रोत छूट गया तो इसे बना लेंगे। तारों में जो है अपना खुद का उष्मा होता है, खुद का प्रकाश होता है, आपने पहले सुन रखा। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य क्या किसी से उष्मा लेकर चमकता है, ऐसा नहीं है ना। सूर्य में खुद का प्रकाश है, खुद की उष्मा है, और उसी से वो चमकता है। और उसमें ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य में जो नाभिक संलयन की क्रिया होती है, ठीक है।
आप सभी जानते हैं नाभिक संलयन की क्रिया, जैसे कि आजकल आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है हाइड्रोजन बम, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन्ग हैं, ये अभी जल्दी ही इन्होंने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। मतलब तथाकथित है, अब देखते हैं वो सच में हाइड्रोजन बम है या नहीं है, उसे माना जा रहा है कि वो हाइड्रोजन बम ही है। तो आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु बम होता है वो नाभिक विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है, जो कि एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन जो नाभिक संलयन है ना, ये देखा जाए तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब इसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है। ये नियंत्रित नहीं किया, अभी तक फिलहाल तो नियंत्रित नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, और जब तक इसमें हाइड्रोजन की मात्रा रहती है तब तक ये लगातार जो विस्फोट इसमें होता रहता है। तो जो आपका जो सूर्य है, जो इसका जो ताप है, इसका जो इसमें जो उष्मा है, उसका जो मेन कारण है वो नाभिक संलयन की यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, तारों में अपनी स्वयं की उष्मा होती है, प्रकाश होता है, और इनकी उष्मा का जो स्रोत है वो नाभिक संलयन की क्रिया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो अब बात करें, देखिए तारों के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम समझेंगे लाल दानों क्या है, ब्लैक होल क्या है, ठीक है, और श्वेत वामन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बात करें, तारे जो हैं हाइड्रोजन से निर्मित हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, और जिसके जलने से उष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी तारे की कुल हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, मैंने आपसे बताया ना, नाभिक संलयन क्रिया तभी समाप्त होगी जब हाइड्रोजन की वहाँ पे समाप्ति हो जाएगी। तो तारे हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं और इनके जलने से उष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी तारे की कुल हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है वो भरा हुआ एवं लाल हो जाता है। जब हाइड्रोजन की कमी आप होनी शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, तो जो उसका बाहरी क्षेत्र होता है किसी तारे का, वो क्या उभरा हुआ होता है, फिर लाल हो जाता है। और ये जो तारे की स्थिति होती है, ये वृद्धावस्था का द्योतक, मतलब ये दिखाता है कि तारा जो है वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब जल्दी ये मरने वाला है, ठीक है। तो ऐसे तारे को हम कहते हैं लाल दानव कहते हैं, फिर रेड जायंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए टी है लिखा हुआ, छूट गया हुआ, जिसे आप ध्यान से देख लेंगे। तो ऐसे तारे को हम कहते हैं लाल जायंट, मतलब कि रेड जायंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तारा जो क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन की समाप्ति हो जाती है, तो उसमें जो है जो उष्मा उत्पन्न होने की क्रिया है वो रुक जाती है। तो इस समय इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उभरा हुआ भाग हो जाता है इसका, मतलब इसका क्षेत्र, बाहरी जो क्षेत्र होता है उभरा हुआ हो जाता है, और फिर इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो अब जब ये स्थिति आती है तो इसे हम कहते हैं वृद्धावस्था, मतलब ये तारा जो है वृद्ध हो चुका है, अब ये जल्दी मरने वाला है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड जायंट, या फिर लाल दानव हिंदी में बोलते हैं। तो वही तारों की बात यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। आइए बात करें अब इसके बाद। अब पहले एक चीज़ देख लें यहाँ पे, वो ये देख लीजिए, देखिए सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था होती है किसी तारे की, वो होती है नीला, उसके बाद सफ़ेद, फिर पीला, फिर लाल। आपको मैं यहाँ पे चित्र दिखाता हूँ। ये तो देखिए ब्लैक होल है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए अभी शुरुआती दौर क्या है, यहाँ पे देखिए नीला, देखिए नीला है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप तो फिर आप पीला होता है, लाल होता है, ठीक है, सफ़ेद मतलब है, फिर पीला है, लाल है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे देखिए वाइट है, वाइट डॉट होता है। फिर यहाँ पे इसके बाद फिर ये स्थिति यहाँ पे आती है ब्लैक की, ठीक है। तो ये जो सबसे आखिरी स्थिति होती है, ये मृत, मतलब कि तारा जो मर चुका है पूरी तरीके से। तो इसको मतलब एक चित्र के माध्यम से देख लेंगे, कोई इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि क्रम जो ऐसा होता है, पहले नीला होता है, फिर सफ़ेद होता है, फिर पीला, फिर लाल। तो नीला, सफ़ेद, पीला, लाल। तो ये लाल जो होती है अंतिम अवस्था, नीला जो होती है प्रारंभिक अवस्था, जिसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए ऊपर समझते हैं फिर चीज़ों को। तो जीवन चक्र के बारे में अगर बात कर रहे थे इसमें, तो हम बात की लाल दानों के बारे में। अब देखिए क्या होता है कि लाल दानों के केंद्र में हीलियम जो होता है वो कार्बन, तथा कार्बन जो होता है वो लोहे में क्या होता है, लोहे जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है। जब ये लाल दानों की स्थिति इसकी हो जाती है, तो जो इसके केंद्र में जो हीलियम होता है वो कार्बन में परिवर्तित होता है, और जो कार्बन होता है वो फिर लोहे में परिवर्तित होना, मतलब लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और जब ये भारी पदार्थ में इस तरह से परिवर्तित होता है तो फिर क्या होता है, इसके फलस्वरूप तारे में जो होता है तीव्र विस्फोट होता है। जब ये भारी होने लगता है, भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है, तो फिर ये इसे संभाल नहीं पाता, फिर इसमें तीव्र विस्फोट होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा, ठीक है। तो सुपरनोवा क्या है, लाल तारे में जब हीलियम जो है कार्बन लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होता है, तो फिर उसमें एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि स्थिति ये है। अब बात करेंगे श्वेत वामन, जिसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो सुपरनोवा के विस्फोट के बाद, मतलब जब सुपरनोवा हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब जो बचा हुआ तारा है, ठीक है, जो बचा हुआ जो तारा है, जब विस्फोट होने के बाद जो तारा का जो कुछ द्रव्यमान बच गया, ठीक है, कुछ हिस्सा बच गया है, तो उस तारे का जो बचा हुआ तारा है उसका अगर द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम रह जाता है, मतलब जो हमारा सूर्य है, ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका जो है 1.44 गुना, ठीक है, उससे अगर कम रह जाएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, लाल तारा होने के बाद, लाल दानव बनने के बाद जब उसमें विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट के बाद जो उसमें जो टुकड़े मतलब होते हैं, विस्फोट होने के बाद जब उसमें विस्फोट होता है, तो उसके बाद जो उसके जो पार्ट बच जाते हैं, अब जो पार्ट बचता है, अगर उस पार्ट का जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अगर कम रह जाता है, ठीक है, मतलब सूर्य का अगर हमारे द्रव्यमान जो है कुछ है, तो अगर उस द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है,
ठीक है, तब जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है श्वेत वामन कहलाता है। ठीक है, ये श्वेत वामन कहलाता है, जिसका आकार जो है पृथ्वी के लगभग बराबर होता है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब ये ठंडा होता है तो अंततः इसे जो है काले वामन या फिर ब्लैक ड्वार्फ की बात करते हैं। मतलब इसे हम, ये श्वेत वामन जो आपका व्हाइट ड्वार्फ है, ये जो है ब्लैक ड्वार्फ में जो है परिवर्तित हो जाता है। कैसे? दोनों स्थिति एक ही समय में होती है, मतलब एक ही के बाद दूसरी स्थिति होती है। जब विस्फोट होता है, सुपरनोवा जब होता है, उसके बाद जो पदार्थ की मात्रा बचती है, अगर उसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जो है क्या होता है, कम रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं श्वेत वामन। और जब धीरे धीरे यही श्वेत वामन, जब इसका आकार जो कि पृथ्वी के बराबर होता है, जब यही श्वेत वामन क्या करता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो जब ठंडा होता है तो फिर आखिरी जो स्थिति, मतलब ठंडे होने के बाद इसकी जो स्थिति आखिरी होती है, उसे कहते हैं काले वामन या फिर काला वामन या फिर ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। तो श्वेत वामन के बाद ही जो है ब्लैक जो काला वामन है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट के तौर पर आप इसे ध्यान रखेंगे, और कोई इसमें नई बात नहीं है। क्वेश्चन शायद ही पूछे जाए, लेकिन मैं एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ों को आपको यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बात करें इसी बात, एक कंडीशन हमने वो देखी कि जब मतलब विस्फोट होने के बाद जो आपका बचा हुआ पदार्थ है, उसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना जो है क्या था, कम था। लेकिन जब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, दूसरी स्थिति में क्या होता है कि अब जो बचा हुआ पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से, जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसके बाद कहते हैं उसका जो बचा हुआ जो पदार्थ है, अगर उसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से क्या होता है 1.44 गुना से अधिक हो जाए। पिछले स्थिति में क्या हुई, अब श्वेत वामन की स्थिति में क्या हुई कि 1.44 गुना से कम रहेगा, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि 1.44 गुना से अधिक हो जाता है। ठीक है, तब अधिक द्रव्यमान के कारण कुल जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है, अब उस जो पिंड है उसमें जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि हैं, तो क्या होता है जब अधिक द्रव्यमान के कारण घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, अधिक वेग पाकर वो नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देखिए ये प्रकृति होती है, अगर जब उनको अधिक वेग मिल गया तो नाभिक को छोड़ के बाहर भागने का प्रयास करते हैं। तो ये फिजिक्स का देखिए टॉपिक है। अभी आप यहाँ पे बस इतना समझेंगे कि अधिक द्रव्यमान के कारण जब ये मतलब पिंड जब घूमता रहता है तो अधिक द्रव्यमान के कारण क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक को छोड़ के जो बाहर भाग जाते हैं, मतलब छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें क्या केवल क्या बचा रह जाता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के शेष रह जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं। आपने जरा अगर फिजिक्स इत्यादि पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो बस आप इसे एक ऐसे ध्यान रख लेंगे, 1.44 गुना जब द्रव्यमान अधिक रह जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें से मतलब बाहर निकल जाते हैं, केवल उसमें न्यूट्रॉन रह जाता है। और इस अवस्था को हम जो कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर की अवस्था कहते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम इसका है, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इतना ध्यान रखें कि इस विस्फोट के बाद अगर द्रव्यमान जो 1.44 गुना से अधिक रह जाता है सूर्य के, तो फिर उसमें से क्या होता है कि वो जो आपका विस्फोट के बाद जो पदार्थ जिसका कि द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक बचा हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल जाते हैं, वेग पाकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और तब जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन बचा रह जाता है। और जब न्यूट्रॉन बचा रहता है तो इसी से हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, इसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, फिर इसे हम पल्सर की अवस्था भी बोलते हैं। तो इसे आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, जब पल्सर की स्थिति हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पल्सर भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। ठीक है, और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान पिंड को श्याम विवर या फिर ब्लैक होल कहते हैं। देखिए होता है कि जब पल्सर की स्थिति आ जाती है, ठीक है, जिसमें केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाता है, तो फिर ये पल्सर जो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक क्या सिकुड़ता चला जाता है। मतलब जो घनत्व, जो डेंसिटी इसकी लगातार बढ़ती रहती है, लगातार घनत्व में से क्या वृद्धि। जब कोई चीज़ सिकुड़ेगा, मान लीजिए कोई चीज़ एक पर्टिकुलर जगह में अगर स्थित है, अब मात्रा जितनी उसकी उतनी मात्रा ही है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं, मतलब सिकोड़ते हैं, आप उसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, और क्या करते हैं, जगह जो जितना जगह घेरा था उसका उस समय उस पदार्थ में स्थित जो भार था, द्रव्यमान था, उसने जितना जगह घेरा था, अब आप उसको दबा के और जो है कम जगह में उसको एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पल्सर होता है ये भी असीमित समय तक सिकुड़ता मतलब चला जाता है, मतलब कि इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जब ये असीमित घनत्व के द्रव्यमान पिंड को जो श्याम, जब घनत्व इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल या फिर श्याम विवर इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सघन, मतलब इतना ज़्यादा ये डेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा घनत्व इसमें बढ़ जाता है कि जो प्रकाश भी है इससे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जब कोई चीज़ घनत्व ज़्यादा उसमें हो जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात एक गुरुत्वाकर्षण की एक शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा इसका मतलब डेंसिटी इतना ज़्यादा इसकी बढ़ जाती है कि जब इसके सामने से प्रकाश गुजरता है ना, तो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है और प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता है वो। ठीक है, तो प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाता है। अब जब प्रकाश ही इससे बाहर नहीं जा पाएगा, मान लीजिए कहीं पर अगर प्रकाश पड़ेगा नहीं तो वो अंधेरा ही तो दिखेगा ना, वो चीज़ क्या दिखेगी, अंधेरा ही तो दिखाई देगी। बिल्कुल, अब वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, हाँ
ये रहा देखिए। अब देखिए ये स्थिति क्या होगी, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सघन होगी डेंसिटी। तो अब इस प्रकार से अब यहाँ पे जब प्रकाश है ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि बिना प्रकाश के आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को देखते हैं क्यों है, क्योंकि जो लाइट आपकी आंखों में आकर रिफ्लेक्ट करता है, फिर जाके मतलब जो किसी पिंड पर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश जो आपकी आंखों में आकर लड़ता है, तब जाके आप उस पिंड को देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में से प्रकाश निकलता है, ऐसा नहीं होता है। तो जब इस पिंड पे प्रकाश पड़ेगा नहीं, मतलब प्रकाश क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा इतना यहाँ पे है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे ज़्यादा है कि प्रकाश जो यहाँ पे पड़ता है प्रकाश सोख लिया जाता है, मतलब प्रकाश उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश यहाँ पे जो ठहर नहीं पाता है, इस प्रकार से जो यहाँ पे ब्लैक स्थिति, मतलब वहाँ पे प्रकाश दिखाई नहीं देता हमें, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्थिति हमें फिर ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि जब प्रकाश नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको क्या दिखेंगी, ब्लैक ही दिखेंगी, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता है, ये तारे की मृत्यु का होता है, मतलब अब ये तारा क्या हो गया है, मर गया है, अब ये जिंदा नहीं रह गया। तो इसे कहते हैं ब्लैक होल। आप देख रहे हैं लगातार मतलब ब्लैक होल, विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल खोजे जा रहे हैं साइंटिस्टों के द्वारा, और बताया जा रहा है कि जो ब्लैक होल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड में जो मतलब विभिन्न 15 करोड़ वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले जो आपके सूर्य इत्यादि जो मतलब हुए थे, तो तारे इत्यादि बने थे, अब धीरे धीरे उनमें से बहुत ही क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे, धीरे धीरे उनमें मरने की स्थिति जो है शुरू हो रही है। तो ये भी दिखा रहा है कि ब्रह्मांड का जिस प्रकार से उत्पत्ति, उस प्रकार से ब्रह्मांड का अंत भी होगा, ठीक है। एक इस बात को ये दिखाता है, ये लेकिन बहुत ही सालों बाद होगा, बहुत ही करोड़ों अरबों सालों बाद होगा, तो वो हम लोग शायद ही हम लोग देख पाए उसे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा की पूरी तरीके से, आकाशगंगा के बारे में चर्चा की, और तारों के बारे में चर्चा की, तारों की जो विभिन्न अवस्थाएं उसकी चर्चा की। तो मैंने आपको चीज़ों को बता दिया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं, और पिछला वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं मुझे। और ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे क्या है सौरमंडल। और फिर उसके बाद हम उम्मीद है कि हम लोग पहुँच जाएंगे अपने मतलब अक्षांश देशांतर इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति पर भी चर्चा करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले पृथ्वी की उत्पत्ति पर चर्चा कर लें, फिर उसके बाद अक्षांश देशांतर पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या उसमें हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो आपको आज का कैसा लगा मुझे बताएं। देखिए मैंने एक बेसिक जानकारी, आपको जो सामान्य भूगोल की जानकारी वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, तो इसे आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।